भाभी पहली रात ही घर से भाग गईं। भाई गुस्से में उसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। अम्मा ने भाई को ठंडा करने के लिए खुद घूंघट ओढ़ा और कमरे में जाकर बैठ गई। मैं भाई का इंतज़ार करते करते थक कर सो गई। सुबह आँख खुली तो होश उड़ गए। उस रात अम्मा आज सारे दिन की थकी हारी थकावट से चूर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेटी थी। जितनी खुशी मुझे भाई की शादी आने की थी, अब उतनी ही थकावट और सर दर्द से मेरी जान निकल रही थी। मगर वहीं खुदा का शुक्र अदा भी किया कि शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया। मैं अपनी गुड़िया जैसी भाभी को लेकर घर आ चुकी थी। मुझे कुछ देर पहले के मंजर याद आने लगे कि मेरी भाभी भाई असद के साथ कितनी खूबसूरत लग रही थी। हर कोई इनकी जोड़ी पर रशक कर रहा था और बार बार मेरी अम्मा को गांव की औरतें यही कह रही थी कि सलमा बहन कहाँ से ये हीरा ढूंढ कर लाई हो। हमें तो 10 गांव छान मारने के बाद भी ऐसी बहू नहीं मिली। ये सुनकर तो मेरी माँ मज़ीद ही फूल की तरह खिल चुकी थी। कहने लगी कि ये तो मेरे बेटे का नसीब है जो उसे इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी बीवी मिली। मैं यही बातें सोचकर मुस्कुरा रही थी कि जब मुझे भाई के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मेरा भाई तो बड़ा ही नरम मिजाज का था। आज तक मैंने कभी इसकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी, तो फिर आज इसकी शादी की पहली रात थी, वो इस कदर चिल्ला क्यों रहा था। जहन में अजीबोगरीब से वसवसे आने लगे। वो फ़ौरन उठकर बाहर निकली तो मेरी अम्मा पहले ही कमरे से बाहर मौजूद थी। भाई असद अपने सर से सहरा उतारकर एक जानिब फेंक रहा था। कहने लगा, शाजिया किधर है? ये क्या तरीका है? आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी और वो कमरे में ही मौजूद नहीं है। ये सुनकर तो मेरी माँ का चेहरा जर्द पड़ा था। कहने लगी कि बेटा ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में नहीं होगी तो और कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो वॉशरूम में हो। ये कहकर अम्मा ने भाई को एक जानिब धकेला और खुद कमरे में चली गई। मैं भी एक कड़ी नज़र भाई पर डाली थी। इनका चेहरा पसीने से शराबूर था और आंखों से जैसे गुस्से की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। अम्मी के पीछे पीछे मैं भी इस कमरे में दाखिल हो गई तो सामने पूरा कमरा खाली था। मैंने खुद को इस कमरे को दुल्हन की तरह सजाया था। हर चीज़ जो जूं की तूं पड़ी थी, मगर सवाए शाजिया भाभी के, वो तो इस कमरे में मौजूद ही ना थी। मेरी अम्मा ने वॉशरूम खोलकर देखा, यहाँ तक के बेड के नीचे भी देखा, मगर भाभी ने तो कहीं मौजूद नहीं थी। हमें तो वसवसे आने लगे थे। अम्मी कहने लगी कि अरे अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने इसे यहाँ कमरे में बिठाया था और फिर 10 मिनट बाद तुम इस कमरे में गए। भला इतनी देर में वो लड़की कहाँ जा सकती है? ये सुनकर तो भाई भी गुस्से से आग बगोला हो चुका था। मारे गुस्से के वो घर से बाहर निकल गया। कहने लगा कि लगता है वो मेरी इज्जत रौंद कर वापस अपने मैके चली गई है। अगर तो मुझे वहाँ ना मिली तो मैं कल ही तलाक के कागजात इसके घर वालों को भिजवा दूंगा, और अगर वो मुझे मिली तो फिर देखना मैं इसका हशर क्या करता हूँ। पूरे ख़ानदान के सामने हमारी नाक कटवा रही है। भाई तो शदीद गुस्से में थे। मैंने इन्हें कुछ समझाना चाहा, मगर वो किसी की एक न सुनते घर से चले गए। यह सुनकर तो मेरे और अम्मा के हाथ पांव फूलने लगे थे। अम्मा कहने लगी, ना जाने अब क्या होगा, वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर ख़ानदान तक ये बात पहुँच गई तो बहुत बेइज्जती होगी। असद जिस कदर गुस्से में है, मुझे डर है कि कहीं वो इसे तलाक ही ना दे दे। ऐसी बातें सुनकर तो मैं भी काफ़ी घबरा चुकी थी। सारी थकावट और नींद तो जैसे एकदम से उड़न छू हो चुकी थी। आखिर भाभी कहाँ जा सकती थी? ना तो वो हमारे घर में कोई आया था और ना ही गया था, तो फिर भला भाभी बगैर इतला कहाँ जा सकती थी? कुछ ही देर बाद भाई का फ़ोन आया तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। ना जाने वो क्या खबर सुना दे। अम्मा ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो भाई कहने लगे, क्या शाज़ा घर वापस आई है या नहीं? ये सुनकर अम्मा ने फ़ौरन बुखलाए हुए अंदाज में कहा कि हाँ बेटा, शाज़ा वापस आ गई है, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। अम्मी काफ़ी घबराई हुई थी। कहने लगी कि ये ना हो ये लड़का जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ही करवा दे। लोग क्या कहेंगे? ख़ानदान भर में हमारी बेइज्जती होकर रह जाएगी। अम्मी की परेशानी से मैं भी वाकिफ़ थी। अम्मी तो रोने लगी थी। ब्लड प्रेशर इनका ख़तरनाक हद तक हाई हो चुका था। मगर मुझे तो इस बात की टेंशन सताने लगी थी कि अम्मा ने भाई से झूठ बोल दिया था कि भाभी घर आ चुकी हैं। अगर भाई घर आए और भाभी ना मिली तो क्या होगा? वो तो मज़ीद गुस्सा करेंगे। मेरे भाई वैसे तो नरम गो और महमिल मिजाज के थे, लेकिन अगर कभी इन्हें गुस्सा आ जाता तो वो खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाया करते थे। कई बार मैं इन्हें ऐसा करते हुए देख चुकी थी। वो फिर चाकू छुरियों से अपने जिस्म से खून निकालते, दर्द से चिल्लाते और कराहते रहते। किसी को और को कहीं भी भटकने नहीं देते थे। कहते थे कि मुझे खुद को तकलीफ़ देकर ही सुकून होता है। मेरा ध्यान फिर अपने गुस्से से हटकर इस तकलीफ़ की तरफ हो जाता है और यूँ मेरे दिमाग से गुस्सा निकल जाता है।
भाई के इस पागलपन से मैं बहुत डरती थी। वहीं अम्मी का झूठ तो वैसे मुझे बहुत परेशान कर चुका था। मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मा आपने भाई से झूठ बोल दिया, लेकिन जब वो घर आएंगे तो क्या होगा? घर में तो शाज़िया भाभी मौजूद ही नहीं है। अम्मा कहने लगी कि इसका भी हल है मेरे पास, बस तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना। बस किसी तरह आज रात तक इज्जत रह जाए तो अगली सुबह देखी जाएगी क्या होता है। अम्मी कुछ सोच रही थी, जबकि मैं तो इनका चेहरा देख रही थी कि वो करने क्या वाली हैं। कुछ ही देर बाद जो कि कुछ उन्होंने किया वो देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। अम्मी ने दुल्हन का अरूसी जोड़ा पहन लिया जो कि वहीं अलमारी में लटका हुआ था। मैं तो हैरत से अम्मी को देख रही थी कि अम्मा आखिर करना क्या चाहती हैं। वह दुल्हन के रूप में भला क्यों खुद को सजा रही हैं। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर अम्मा के हाथ से लिपस्टिक ले ली और कहने लगी कि अम्मा आप होश में तो हैं? ये क्या आप क्या कर रही हैं? खुद को दुल्हन की तरह क्यों सजा रही हैं और ये भाभी के कपड़े आपने क्यों पहन लिए हैं? ये सुनकर अम्मा ने मुझे पीछे को धक्का दे दिया और कहने लगी कि चुप करो लड़की, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूँगी। तुम बस खामोशी से तमाशा देखो। अम्मी की बात तो मेरी समझ से बाहर थी। जब उन्होंने खुद को बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया और शाज़िया भाभी के सुर्ख आंचल को घूंघट गिराकर खुद पर बैठ गईं। कहने लगी कि बस तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारा भाई आए तो उसे इधर मेरे कमरे में भेज देना। मेरे तो सर पर गोया आसमान टूट पड़ा था। मैं कहने लगी कि अम्मा जानती भी हैं कि आप क्या करने वाली हैं। ये सुनकर अम्मा ने एक मर्तबा फिर मुझे घूर कर देखा। इनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कई सवालात थे जो मेरे मन में उठ रहे थे, मगर शायद इनमें से किसी एक बात का भी जवाब अम्मा के पास मौजूद नहीं था। मैं बोझल कदमों के साथ कमरे से निकल आई क्योंकि मेरी अम्मा मुझे डांट कर वहाँ से निकाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि न जाने मेरी अम्मा क्या करने वाली हैं। मैं अब यूं ही सहन में टहल रही थी कि जब धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला और मेरा भाई घर में दाखिल हुआ। भाई ने जब मुझे यूं टहलता देखा तो मेरे पास चला आया। वो भी काफ़ी हवास पाख्ता था, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। गुस्से से कहने लगा, कहाँ है शाज़िया? मेरे पास कोई जवाब ना था, ना ही मैंने झूठ बोलना चाहती थी। मैंने सिर्फ इनके इस कमरे की जानिब देखा तो वो गहरी सांस खारिज करके रह गए। वो कमरे में गए और अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वहीं कमरे का दरवाज़ा बंद होने के साथ ही मेरा सांस भी रुका था। अजीब से वसवसे मेरे दिमाग को जकड़ चुके थे। मैं अपने कमरे में आ गई। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अम्मा तो अभी तक वापस कमरे में आई ही न थी। मेरा तो सांस रुक रहा था। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मेरी भी आंख लग गई थी। सुबह जिस शोर के साथ मेरी आंख खुली, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मेरे तो वहम गुमान में भी ना था कि मेरी माँ असद भाई के साथ। मेरे वालिद को कैंसर था। मैं जब 15 साल की थी तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और घर के सारी जिम्मेदारियां असद भाई पर आ गई। उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से जी नहीं चुराया था। जो भी काम होता खुशी से कर दिया करते, कभी भी किसी बात पर रोक टोक नहीं की थी, ना ही मुझे डांटा था। अम्मा जो भी बात इनसे कहती वो खामोशी से मान लेते। शुरू शुरू में हमें कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा क्योंकि अब्बा की वफ़ात के बाद हमारे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भाई की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। वो हमसे बहुत ही कम बोलते थे, हर वक्त चुप चुप रहते थे। लेकिन अगर कोई काम इनके मिजाज से खिलाफ हो जाता तो वो आग बगोला हो जाया करते। फिर खुद को अज़ियतें दे देकर अपनी तकलीफ़ को कम किया करते, मगर कभी भी हमें कुछ नहीं कहते थे। यूं ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। भाई को जब पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने सारी तनख्वाह लाकर अम्मा के हाथ पर रख के कहने लगे, ये लो अम्मा, इस पर आपका हक है। अम्मा ने वो पैसे देखे तो हैरान रह गई। कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम बस मुझे सौदा सलफ ला दिया करना, वही बहुत है। भला मैं इन पैसों का क्या करूँगी? ये सुनकर असद भाई ने एक मरतबा फिर वो सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रखे और कहने लगा कि अम्मा, आप तो इस घर की बड़ी हैं, सरबराह हैं। अब बाकी जाने के बाद तो सारी जिम्मेदारियां आपने ही देखनी है। मैं आपको जी पैसे दे दूंगा, आप इससे घर भी चलाओ और कुछ बचा कर भी रखो ताकि इनसे हमारी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये देखकर तो मेरी अम्मा की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने वो पैसे भाई से ले लिए और वक्त गुजराता चला गया। मेरी अम्मा थोड़ी लालची मिजाज की थी। वो मुझसे तो बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि भाई के साथ इन्हें कोई ख़ास सरोकार न था। बस फर्जी सी इनके मुंह पर मीठी छुरी बन जाया करती, जबकि पीठ पीछे तो वो इसके काम करते हुए भी सौ सौ बातें सुनाया करती। जबकि वहीं दूसरी तरफ मुझे अपने भाई से बड़ा ही लगाव था। अब्बा के जाने के बाद तो जैसे मुझे भाई में ही बाप की शफकत और मोहब्बत दिखाई देती थी। मैं इनका हर काम दिलो जान से किया करती। अम्मा पर मेरे सामने भाई की बुराई भी करती तो मैं इन्हें मना करती
کہ بھائی ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑا بہت غصہ یا کھانے میں نقص نکال دیتے ہیں تو کیا ہو گیا، وہ بھی تو ہاں اپنی کئی خواہشات کو چھوڑ کر ہمارے لیے اپنا دن رات ایک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر امی کا مزاج تھوڑا بہت بدل جاتا، مگر خیر بھائی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ مجھ سے کئی سال بڑے تھے، مگر اماں نے تو شرط یہ رکھی تھی کہ پہلے وہ میری شادی کریں گی، اس کے بعد ہی بھائی کی شادی ہوگی۔ اس پر بھی بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں نے امی سے اصرار کیا کہ اماں کیوں بھائی کو بوڑھا کر رہی ہو، ان کے ہم عمر لڑکوں کے تو بچے گود میں کھیل رہے ہیں اور آپ ابھی تک بھائی کی شادی سے انکار کرتی پھر رہی ہو۔ اس بات پر اماں کہنے لگی کہ میرے ہاتھ پر اگر پیسے ہوں گے تو میں شادی کروں گی نا، یہ مجھے تھوڑے سے تو پیسے دیتا ہے، زیادہ پیسے ہوں، زیادہ رقم ہو تو ہی شادیوں کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ سن کر بھائی نے اپنی تنخواہ کا 90% حصہ بھی اماں کو ہی دینا شروع کر دیا۔ بھائی کے پاس جو بھی رقم آتی اماں وہ ساری اپنے پاس ہی رکھ لیا کرتی تھی اور پھر ایک ایک روپیہ اماں سے ہی مانگتے رہتے۔ جب لڑکی ڈھونڈنے کی باری آئی تو اماں کہنے لگی کہ میں خود اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ چند ہی روز بعد رشتہ بھی مل چکا تھا۔ جب بھائی کو لڑکی دکھائی تو بھائی نے یہی کہا کہ جو لڑکی اماں کو پسند آئے گی اسی کے ساتھ ہی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں نے بھائی کے لیے دلہن دیکھ لی تھی اور پھر شادی کے دن بھی طے ہو گئے، مگر عین شادی والے دن اچانک کچھ ایسا ہوا جس کا ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ میرے بھائی کی ڈولی تھی، پورے محلے کی عورتیں ہمارے ہاں آ چکی تھیں اور خوب ہلا گلا ہوا کرتا۔ اسی بیچ اماں ایک روز بھائی کی بیوی کے لیے زیور لے کر آئیں۔ اسے بڑے ہی سنبھال کر بھائی کے کمرے میں رکھا کہ یہ تیری امانت ہے، تیرے پاس ہی رہے تو اچھا ہے، ہم اسے پھر جا کر تیری ہونے والی بیوی کو دے آئیں گے۔ بھائی یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش تھا، مگر عین شادی سے ایک دن پہلے وہ زیور چوری ہو گیا۔ زیور کس نے چرایا تھا، کہاں گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ امی تو صحن میں بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگی تھیں۔ یہ کہنے لگی کیا ہو گیا، میرے بیٹے کی ساری جمع پونجی ایک ایک پائسر سے خریدا ہوا وہ زیور کون چوری کر کے لے گیا؟ جب بات لڑکے والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں زیور سے کوئی غرض نہیں ہے، بس آپ ہماری بیٹی کو عزت دیجیے اور ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ یہ سن کر بھائی بھی شرمندہ تھے، مگر خیر اب عین موقع پر اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اب جب شادی ہوئی تھی تو دلہن ہی بھاگ گئی، آخر اس کے پیچھے کیا چکر تھا؟ یہ سوچ سوچ کر ہم ہلکان ہو رہے تھے کہ اوپر سے اماں کا خود دلہن جیسا حلیہ بنا کر بھائی کے کمرے میں بیٹھ جانا، میرا تو دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔ مگر شادی سے اگلے روز مجھے بھائی کی چیخ و پکار سنائی دی، اس قدر فلک شگاف چیخ رہے تھے کہ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، فوراً آنکھیں مسلتے باہر نکلی تو رات کا منظر یاد آنے لگا۔ رات کو تو اماں بھائی کے کمرے میں ہی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی آگے جا کر دیکھا تو بھائی اماں کو بازو سے پکڑ کر فرش پر پٹک چکے تھے، کہنے لگے میں تو آپ کو ماں کا درجہ دے چکا تھا، میں نے کبھی آپ کو اپنی سوتیلی ماں سمجھا ہی نہیں، مگر آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا سکتا تھا۔ ہاں یہ بات سچ تھی کہ اسد بھائی میرے سوتیلے بھائی تھے، میری اماں کی اور اسد بھائی کے ابا کی یہ دوسری شادی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے اسد بھائی کو اپنے سگے بھائیوں جیسا ہی سمجھا تھا۔ مگر نہ جانے اب کمرے میں کیا ہوا تھا کہ اسد بھائی اماں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے۔ اماں فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اگلے ہی پل وہ میری اماں کا موبائل ان کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، آپ اس شائزہ سے بات کر رہی ہو، میں نے سب کچھ گنوا دیا اور میں تمہیں ابھی تک اپنی ماں ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد جو حقیقت میرے سامنے آئی، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری اماں تو شروع سے ہی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کی شادی ہو، ان کی نظروں میں تو ہمیشہ بھائی کے پیسوں پر ہی رہی۔ اب بھی جو زیور تھا وہ کسی نے چوری نہیں کیا تھا، بلکہ میری اماں نے ہی چھپا کر ہنگامہ کر دیا تھا کہ کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ جب بھائی رات کو کمرے میں گیا تو اماں کو سوتا دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ صوفے پر ہی تکیہ رکھ کر سو گیا۔ صبح جب واش روم گیا تو کمرے سے امی کی آوازیں آئیں، جن میں وہ شازیہ کے ساتھ بات کر کے اپنے تمام تر راز اگل چکی تھیں کہ اچھا کیا جو تم موقع دیکھ کر کھڑکی سے ہی باہر کود گئی، اب بس میں تمہیں وہ زیور بیچ کر تمہارا حصہ دے دوں گی۔ اگر اس کی بیوی گھر آ جاتی تو یہ تو مجھے کسی خاطر میں ہی نہ لیتا، ویسے بھی میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، کب تک میرے ساتھ وفا کرے گا؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اماں نے یہ سب کچھ کر دیا تھا اور اب بھائی کے غصے کا شکار تھیں۔ بھائی مجھے بھی شکی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر میں نے قسم کھا لی کہ میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ دغا نہیں کیا۔
بھائی تو گھر سے جا چکے تھے، وہ کہاں گیا کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ میری اماں پچھتا رہی تھیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ تباہ کر دیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ آج 3 سال گزر چکے ہیں، بھائی نے مڑ کر کبھی نہیں ہماری جانب دیکھا۔ وہ کبھی کبھار مجھ سے فون پر بات کر لیتے ہیں اور ہر ماہ پیسے بھیج دیتے ہیں، مگر دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔